बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स BS 4 ईयर, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, even zoology. Series of lectures about basic concepts of organic chemistry. Today's lecture is number 17. Continuity of last lecture, that is applications of resonance effect. हमने चार एक इसकी एप्लीकेशंस लास्ट लेक्चर्स में नोट की हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने स्टडी करना है, यानी फिफ्थ आप कह दें इसे, ये है एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कंपैरिजन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, carboxylic acids are more stronger acid than phenol and alcohol. Why? Alcohol is more acidic than alcohol. Why? Or compare the acidic nature or acidic strength of carboxylic acids, especially acetic acid, phenol and ethyl alcohol. ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखें, रेजोनेंस इफेक्ट की ये कंटिन्यूटी है कि अगर रेजोनेंस इफेक्ट जिन मॉलिक्यूल्स में मौजूद होगा उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, और जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा वो वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ अब ख़ास तौर पर देख लें कि एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू 4.76 है, फिनोल के लिए 9.95 है एंड इथाइल अल्कोहल के लिए इसकी वैल्यू 18 के बराबर है। इस कंपैरिजन को आप खुद एक अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये ऑर्डर इस तरह से है क्यों, उसकी रीज़न क्या है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या एसिटिक एसिड है। आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड में रेजोनेंस इफेक्ट मौजूद है, यानी आप ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को दोनों ऑक्सीजन पर एडजस्ट कर सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन के साथ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इस तरह से जो एसीटेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है जिसके साथ एक हाइड्रोजन प्रोटॉन अटैच था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ लेस अवेलेबल हो जाएगा और इसकी वजह से डिसोसिएशन एच आयंस की या उसका अलहदा होना ये आसान हो जाएगा। सो ये एक बेहतर एसिड के तौर पर, अगरचे ये एक वीक एसिड है लेकिन एसिडिक करैक्टर शो करेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं फिनोल को। अब फिनोल में जब हम इसे आयोनाइज करेंगे, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो फिनोलेट या फिनॉक्साइड आयन जो एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद बना है। अब इसमें क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगी, कंजुगेटेड सिस्टम इसमें में नजर आ रहा है, तो फिनॉक्साइड आयन का ये एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होगा और हम इसके वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन एटम पर था ये आर्थो, पैरा और आर्थो डैश पोजीशंस पर और बजाते खुद ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। इससे मुराद ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की जो प्रेजेंस है ये
कम हो जाएगी किसकी निस्बत, वो एसिटिक एसिड की निस्बत। इसीलिए ये एक एसिडिक तो है, लेकिन हम इसमें ये भी कहते हैं कि एसिटिक एसिड की निस्बत ये क्या होगा, एक वीक एसिड होगा। तो ये इसकी एक रीज़न आ गई कंपैरिजन के तौर पर। इसी के साथ एक क्वेश्चन होता है कि वाई फिनोल इज एसिडिक। उसकी भी यही वजह आ गई कि इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसकी अटैचमेंट इसके साथ वीक रहेगी और आसानी से ये प्रोटॉन को रिलीज कर सकेगा। समटाइम्स हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो OH ग्रुप है बजाते खुद ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो साफ ज़ाहिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी ऑक्सीजन OH के साथ एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा स्लाइड, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दोनों दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरह से भी H आइन ये इसमें से आसानी से रिलीज हो जाएगा। दैट इज वाई फिनोल एक्ट एज एसिडिक, इज वेरी वीक एसिड, वीकली एसिडिक के तौर पर, डिस्टिलेशन कांस्टेंट इसका बहुत कम है। अब तीसरी चीज उसमें क्या है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल से जब आप एक प्रोटॉन को रिलीज कर दें तो इससे एथॉक्साइड आइन बनता है, एनाइन बन गया ये इसका। अब इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर इथॉक्साइड का आप शो करेंगे जो C2H5O नेगेटिव के साथ आप जाहिर कर रहे हैं। इसमें कोई रेजोनेंस इफेक्ट मौजूद नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो इथाइल जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सो ऑक्सीजन विल एक्वायर मोर नेगेटिव चार्ज और एथॉक्साइड आयन विल बिकम लेस स्टेबल। अच्छा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो वो H प्रोटॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा O के साथ, उसका रिलीज होना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए आप ये सारी रीजंस इसमें बयान करेंगे कि ये कंपैरिजन जो है इनका किस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से मुतासर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। इसी से रिलेटेड फिर सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, यानी फिनोल के साथ आप कोई ग्रुप अटैच कर दें। आपको पता है कि ये ग्रुप की अटैचमेंट आर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर हो सकती है। अब ये भी आपको इल्म है कि ये ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। एज टिपिकल एग्जांपल आपको इल्म है, आपने सारा ये लास्ट लेक्चर इसी हवाले से नोट किए कि नाइट्रो ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl हो गया या और अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये आपको इल्म है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा किस चीज के ऊपर, एसिडिक करेक्टर ऑफ द फिनोल्स पर। मसलन सामने की एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस पर अटैच है, तो ये फिनोल की निस्बत जो एसिडिक नेचर है उसे बढ़ा देगा। किस लिए? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो जब इसका एक नेगेटिव आयन बनेगा वो कहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप के ऊपर और पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस तरह से ऑक्सीजन पर उस नेगेटिव चार्ज की अमाउंट कम हो जाएगी और प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो सकेगा। लेकिन ये जो तीनों ग्रुप्स हैं, आर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल
एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, हर एक में फिर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डिफरेंट वे से इनको, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं किस तरह से है। आप देखें, इफ मेटा नाइट्रोफिनोल, in metanitrophenol, nitro group is not involved in stabilization of phenoxide ion and is less acidic than अर्थ and para nitrophenol। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन गया? Why metanitrophenol is less acidic than अर्थ and para nitrophenol? उसकी वजह क्या है कि ये जो पॉइंट जैसे एक तो इससे आप लिखेंगे। अच्छा, फिर इसी की मैं वजाहत कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो while अर्थ एंड पैरानाइट्रोफिनोल्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यानी इसकी रीजन क्या बनी कि मेटानाइट्रोफिनोल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है और आर्थो पैरानाइट्रोफिनोल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। या इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मेटानाइट्रो में जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो इस तर्ज की नहीं है जैसे आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में होगी। ये ज़्यादा बेहतर वजाहत इन अल्फाज में होगी। मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें देता हूँ, उसमें ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखें कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है और जो इसके साथ है आर्थो नाइट्रोफिनोल, तो इनके ये जो आइंस हैं आप देख रहे हैं कि दो दो स्ट्रक्चर इसमें हमने शो किए हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर वो कहाँ पहुंच गया है? ये नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया है, यानी उस ऑक्सीजन से बहुत दूर चला गया। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ जो उसकी अटैचमेंट है वो आप कहेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, वो कम रहेगी, वीक रहेगी और आसानी से एच आयन रिलीज हो जाएगा। जब आप नाइट्रो ग्रुप में देखते हैं तो आप देखें कि किस में, यानी मेटा ग्रुप के अंदर जो मेटा नाइट्रोफिनोल में जब आप देखते हैं इसकी डीलोकलाइजेशन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो हिस्सा नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं कि देयर इज नो रेजोनेंस इन द नाइट्रो ग्रुप। तो उसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि इफेक्ट उसका ये बना कि ये कंपैरेटिवली क्या रह जाएगा, एक आप कहेंगे कि वीक या स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि जो इसमें ये जो ग्रुप्स हैं आर्थो, पैरा और मेटा, तो मेटा को हमने कहा कि मेटा जो है इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्योंकि नहीं हो रही, इसीलिए ये कंपैरेटिवली एक वीक एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि पैरा और जो आर्थो नाइट्रोफिनोल्स हैं ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड के तौर पर इफेक्ट करेंगे। अब इसी तरह से फर्दर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो आर्थो और पैरा ग्रुप्स हैं यानी नाइट्रोफिनोल्स हैं, इनमें भी फिर एक डिफरेंस है। पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक इन करेक्टर देन आर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ये यहाँ स्ट्रक्चर सिर्फ हमने शो किया है किसका, आर्थोनाइट्रोफिनोल का। पैरा का इसके साथ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ही जैसे ये शो किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप का हाइड्रोजन इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रो ग्रुप की जो ऑक्सीजन इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो जो डीलोकलाइजेशन है या दूसरे लफ्ज़ों में जो H पॉजिटिव है इसका प्रोटॉन, ये कैप्चर हो जाएगा और आसानी से रिलीज नहीं हो सकेगा, इसलिए ये एक वीक एसिड के तौर पर एक्ट करेगा।
जबकि पैरा ग्रुप में क्या होगा कि जो नाइट्रो ग्रुप है पैरा पोजीशन पर है, काफ़ी दूर है OH ग्रुप से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये इसे आप कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पैरा नाइट्रोफिनोल है इसमें क्योंकि ये नहीं है जो कि आर्थो नाइट्रोफिनोल में है, तो ये इसका एक डिफरेंस कंपैरिजन आप इस तरह से मेंशन कर सकेंगे। अब इसी की ये वजाहत यहाँ पर की हुई है। फर्दर ये है कि अगर मल्टी नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हो जाएं, एक से ज़्यादा यानी फिनोल के साथ 2 या 3 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हो जाएं, या और भी ज़्यादा अगर नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हो जाएं, तो जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे तो एसिडिक करैक्टर फिनोल के बढ़ते जाएंगे। इसलिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे आप पिक्रिक एसिड कह देते हैं, येलो कलर प्रेसिपिटेट, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है के तौर पर एक्ट करता है। ये अगर इसी तरह वो जो दूसरी बात मैंने कही थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर फिनोल के साथ अटैच है तो ये उसकी एसिडिक नेचर को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा। किस लिए? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है रिंग की तरफ, रिंग जो है फिर OH ग्रुप की तरफ उसे ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज फिनोल के ज़्यादा हो जाएगा, H प्रोटॉन ज़्यादा कैप्चर हो जाएगा। दैट इज़ वाई के आप कहेंगे कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें देखा यह गया है कि मसलन अल्काइल ग्रुप्स हैं जैसे, तो अल्काइल ग्रुप्स में इसका एसिडिक करैक्टर पर इफेक्ट होता तो है लेकिन वेरी स्मॉल होगा। अब ये एक जो लास्ट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स हैं फिनोल और उसके साथ जो नाइट्रो हैं, आर्थो, मेटा, पैरा, 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो पिक्रिक एसिड है, तो इनकी पी के वैल्यूज़ ये एक चार्ट सा दिया हुआ है, आप इससे कंपैरिजन देख सकते हैं। तो देखें कि पिक्रिक एसिड की वैल्यू पी के ए की सबसे कम है। जितना पी के वैल्यू कम होगा एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि पी के वैल्यू ऑफ फिनोल इज 9.95 and that of substituted picric acid is 1.02, give the reason। या ये आर्थो, मेटा, पैरा इनका आपस में कंपैरिजन का पूछ सकते हैं, 2,4 का पूछ सकते हैं, 2,4,6 का डिफरेंस आपसे ये पूछ सकते हैं। ये इस तरह से जो रेजोनेंस इफेक्ट्स थे ये कुछ मे बी अदर बुक से आपको मटेरियल मिल सकता है, आप उसे इनमें शामिल कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स जो अहम अहम थे ये मैंने आपको 5-6 के करीब या 5 के करीब बता दिए हैं। तो अब अगर आप इस सारे ये जितने भी आपने लेक्चर रेजोनेंस इफेक्ट के हवाले से नोट किए हैं इसे समराइज करें। द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज यूजफुल इन मेकिंग लीस्ट qualitative predictions about the structure and reactivity of compounds. It has also helped in understanding the behavior of compounds which was considered to be anomalous in terms of single structure assigned to them prior to this group, this concept। यानी इस concept से पहले अगर हम किसी कंपाउंड को सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर दे देते तो उसकी प्रॉपर्टीज उससे एनामोलस होती, उससे डिफरेंट होती, उसके उलट हो जाती, तो उस बात की हमें समझ नहीं आ रही थी। इस अप्रोच ने हमें इस चीज़ की क्लू दी है, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। द मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल अप्रोच एंड द रेजोनेंस मेथड are two different ways to explain delocalization of the electron density, and in most cases two theories lead to similar conclusions। तो ये सारा जो हमने डिस्कशन की है उसका मतलब यही है जो आपने यहाँ पर नोट किया। तो ये एक पोर्शन इसका जो है ये कंप्लीट हुआ। आई थिंक इसमें रिमेनिंग जो है हाइपर कंजुगेशन है
टाटोमेरिज्म है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है कॉन्सेप्ट, और उसके इफ़ेक्ट किस तरह से होंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पर और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो ये इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। एक और बात भी थोड़ी सी मैं मेंशन कर दूं कि 10th क्लास तक जो है गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में उनके जो सिलेबाई हैं उसे लेस कर दें, 40, 50 या 60% तक डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ भी इसी बात पर सोच रही हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है या टर्म सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, इसमें भी सिलेबस को कुछ लेस कर दिया जाए। उसमें कुछ फिर अगर ऐसा हुआ तो टॉपिक्स को सिलेक्टेड कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना जो है वो ज़रूरी है तमाम टॉपिक्स को, ताकि आपके कंसेप्ट सारे ठीक रहे। हाँ, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सहूलत देने के लिए शायद आपके सिलेबस को लेस कर दें, कम कर दें। तो बहरहाल ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें हर सूरत में कम्प्लीटली व्यू किया करें पूरे लेक्चर को, और साथ मैंने बार बार कहा है कि आप कागज़ पेंसिल अपने पास ज़रूर रखा करें कि जो पॉइंट्स हैं उसे आप साथ साथ नोट करते जाया करें, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते जाया करें। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री समझने के लिए। दूसरी बात कि अगर आप इन लेक्चर्स को ज़्यादा देर तक इस तरह से यानी नेट के पैकेज को यूज़ नहीं कर सकते, उसका बेहतर हल ये है कि आप उसे डाउनलोड कर लिया करें। डाउनलोड करने के बाद खुद अपने ही पैकेज पे डाउनलोड कर लें, बजाय इसके कि एक आदमी डाउनलोड करके सबको जो सेंड कर दे। उससे मुझे यानी प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि किस स्टूडेंट ने इस लेक्चर को रीड किया है, उसे व्यू किया है, आपकी उससे हाज़िरी का अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल अपने दोस्तों से जो इर्द गिर्द जो है आपके मुख्तलिफ कॉलेजेस में BS केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इससे इस्तेफ़ादा लेना चाहें तो उन्हें भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक ये है कि लाइक पर ज़रूर आप जो है क्लिक किया करें, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो कि कितने स्टूडेंट्स को ये वाकई लेक्चर पसंद भी आया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह की अमान। बहुत शुक्रिया आपने इस लेक्चर को व्यू किया।